सेल्फ इंडक्शन टॉपिक चल रहा था, है ना। तो आज अपन कैलकुलेट करेंगे आइडियल सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्शन कितना होता है, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आइडियल सोलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आइडियल सोलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आइडियल सोलिनॉइड, दिस इज पेज नंबर 1। और इसके लिए अपन कंसीडर करेंगे एक आइडियल सोलिनॉइड। यहाँ पे दिस इज एन आइडियल सोलिनॉइड। आइडियल सोलिनॉइड मतलब जिसकी लेंथ उसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और ये इसकी लेंथ है यहाँ पे, दिस इज L, और इस पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n के बराबर है। एंड सपोज यहाँ पे सोलिनॉइड के अंदर एयर मीडियम है अभी, ठीक है, एयर मीडियम है। आज की क्लास को कौन शेयर करने वाला है वो बता देता हूँ। सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है, ठीक है। इस पे ये R इसकी रेडियस है यहाँ पे, और सोलिनॉइड की लेंथ मच ग्रेटर देन होती है आइडियल सोलिनॉइड की उसकी रेडियस के कंपैरिजन में। इसके कारण सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स रहेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, तो ये यूनिफॉर्म रहेंगी। दीज आर यूनिफॉर्म, और इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट 4I के बराबर, ठीक है। म्यू नॉट 4I के बराबर इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अगर मान लो करंट है तो, और इसमें टोटल n टर्न है। और अपन ने पढ़ा है कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस अगर निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, L इक्वल्स टू n इंटू 5B डिवाइडेड बाय I का रेशियो निकालना पड़ेगा। ये रेशियो होता सेल्फ इंडक्टेंस, ये एक फॉर्मूला है। जैसे आपको कैपेसिटी निकालनी होती थी, तो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करते थे आप, जो बॉडी रहती है उसमें चार्ज Q दिए और उसका पोटेंशियल मेजर कर लिए, और Q अपॉन V कर ली, उसका रेशियो ले लिए, तो वो जो टर्म आता था हमेशा दैट इज इक्वल्स टू कैपेसिटी। बट जैसे कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, वैसे ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। बट मेथड यही है, आपको सेल्फ इंडक्टेंस अगर निकालना है तो यहाँ पे आप सोलिनॉइड में करंट दो और फिर फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो अगर अपन फ्लक्स की बात करें तो दिस इज n, और 5B मतलब B इंटू एरिया डिवाइडेड बाय I, so this is n is a number of turn here, और this is number of turn per unit length। मैग्नेटिक फील्ड होती है अगर मान लो ये एयर सोलिनॉइड है यहाँ पे, तो दिस इज म्यू नॉट एन आई, और एरिया रहेगा इसका दिस इज पाई आर स्क्वायर। एक लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें आपने n का मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरे सोलिनॉइड के लिए ये फ्लक्स पता चल गया भाई पूरे सोलिनॉइड में कितना फ्लक्स है। और फिर आगे का कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे इसको किससे डिवाइड कर दो आप, करंट से, तो I से I यहाँ पे कैंसिल हो गया। एंड नाउ यू विल गेट द रिजल्ट, सेल्फ इंडक्टेंस विल बी गिवन बाय म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n इनटू पाई आर स्क्वायर। ये टर्म बच रहा बेटा यहाँ पे, I से I कैंसिल हो गया था, दिस इज म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n इनटू पाई आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल n को आप या कैपिटल N को आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज स्मॉल n इनटू L के टर्म पे आप लिख सकते हो। तो दिस इज म्यू नॉट, और ये हो जाएगा n स्क्वायर L इनटू पाई आर स्क्वायर आप लिख सकते हो, या फिर म्यू नॉट आप स्मॉल n को रिप्लेस कर दो तो कैपिटल N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ के टर्म पे लिख सकते हो। तो ये तीनों फार्मूले हैं। आप अब इन फार्मूले पे अगर देखोगे तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है सोलिनॉइड का
वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, है ना? म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। फिर आया पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ लूप, वहां पे एक टर्म एरिया ऑफ लूप है ना? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ लूप। और कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म, और स्मॉल एन क्या है यहाँ पे? टर्म पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? समझ गए इसको? तो इस फार्मूले में कहीं पर भी फ्लक्स और करंट का रोल नहीं आ रहा है ये फार्मूले पे। तो जब भी आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना तो इसी तरह से निकालना। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड। और इसके जो न्यूमेरिकल्स थे वो अपन ने पिछली क्लास पर ही किए हुए थे। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में म्यूचुअल इंडक्शन बताने वाला हूँ। ये तो था सेल्फ इंडक्शन, फिर अपन अब म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। नेक्स्ट अब आते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्शन पे। हाँ, ये तो था पूरा सेल्फ इंडक्शन। अब अपन आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे। पेज नंबर 2। नेक्स्ट फिर म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे देखो इस पे नाम से ही समझ में आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन पे नाम से कैसे समझ में आ रहा है कि भाई ये म्यूचुअल इंडक्शन का केस बनेगा। सेल्फ मतलब खुद के कारण होगा था, म्यूचुअल मतलब किसी एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, उसका इंडक्शन किस पे आएगा? दूसरी कॉइल पे आएगा। ठीक है ना? वो जैसे कि भाई मेरे साथ रह रहा तो हो सकता है मेरे कुछ वो क्वालिटीज को एब्जॉर्ब करने लगे। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलते होंगे कह रहे उसके साथ मत रहे, वो घूमते रहता है, पढ़ाई कम करता है, या उसके साथ रहे वो ज्यादा पढ़ाई करता है तो तुम भी थोड़ा बहुत पढ़ने लगेगा। ऐसा आपने सुना होगा। सो इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। समझ गए म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब? अरे समझ गए कि नहीं म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब? हाँ हाँ सर। हाँ, म्यूचुअल मतलब एक के कारण दूसरे में आना। तो सेल्फ इंडक्शन को जैसे हिंदी में मराठी में शायद बोलते होंगे स्वप्रेरण, प्रेरण वर्ड होता ना। और तो ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है, ये किसी एक में अगर कोई चेंज आ रहा, फ्लक्स में कोई चेंज आ रहा, तो दूसरी कॉइल में भी फ्लक्स में चेंज आ रहा म्यूचुअली, है ना? देखो अभी म्यूचुअल इंडक्शन में सपोज मैं यहाँ पर ये एक कॉइल बना देता हूँ, ये एक कॉइल, ठीक है, ये एक कॉइल है। और इसी तरह से मान लो आप इसके करंट में आप चेंज करते हो, या फिर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे एक स्टेट लगा दिया और एक बैटरी लगा दिया जो इसमें करंट सप्लाई कर रही है, जैसे I1, और ये प्राइमरी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और इसके बगल में एक और दूसरी कॉइल लगी हुई है, और इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस कॉइल में करंट फ्लो, माइक म्यूट करो। फर्स्ट वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो फर्स्ट वाली कॉइल में फ्लक्स आएगा, और फर्स्ट वाली कॉइल का जो कुछ फ्लक्स है वो किस में भी जाएगा? सेकंड वाली कॉइल में भी जाएगा, है ना? जैसे फर्स्ट वाली कॉइल की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकंड से भी क्रॉस होंगी, ये इस तरह से बनेंगी, ये ऐसी कुछ बनेगी भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ गए या नहीं? अगर करंट ऐसे, तो मैं डायरेक्शन पे अभी नहीं जाना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, बस मैंने एक समझाने के लिए बनाया है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दिस इज मैग्नेट, ये दो कॉइल है यहाँ पे आपके पास, एक फर्स्ट कॉइल एक सेकंड कॉइल, या आप एक को P बोल दो एक को S बोल दो, है ना? सपोज दिस इज P एंड दिस इज S। S मतलब यहाँ पे इसको आप सेकेंडरी बोल सकते हो,
और P मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, दिस इज प्राइमरी आप इसको बोल सकते हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी, ये प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड है और ये दूसरी वाली कॉइल के साथ भी जा रही है, ठीक है ना, दूसरी वाली कॉइल से भी पास हो रही है। अगर मान लो आप किसी तरह से ये रियोस्टेट को आप बार बार उसके स्विच को शिफ्ट करो तो ये करंट बदलेगा, अगर ये करंट बदलेगा तो ये यहाँ पर का फ्लक्स भी बदलेगा, मतलब यहाँ पर फील्ड लाइन की वैल्यू कम या ज्यादा होंगी तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। तो ये गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें भी करंट आएगा I2, इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा, विल शो द डिफ्लेक्शन, विल शो द डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा इफ करंट ऑन फर्स्ट कॉइल इज चेंजिंग, करंट ऑन फर्स्ट कॉइल, करंट ऑन P कॉइल इज चेंज, मतलब I2 की वैल्यू कब आएगी, I2 is not equals to 0 if I1 is change, I1 is changing, अगर I1 चेंज हो रहा है तो I2 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, लेकिन अगर ये करंट कांस्टेंट है तो यहाँ पे फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, फिर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये करंट बदलेगा तो फील्ड बदलेगी, फील्ड बदलेगी तो यहाँ का फ्लक्स बदलेगा, यहाँ का फ्लक्स बदलेगा, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी, समझ गए, मतलब इसमें करंट आने के लिए इसका करंट बदलना जरूरी है। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट होता था वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कोफिशिएंट है, कोई कांस्टेंट आएगा, लेकिन वो करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। आपने अगर इन दो कॉइल को इस तरह से अरेंज कर दिया है तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन आ गया है, अब इसमें करंट यहाँ पर फ्लो हो या ना हो, ठीक है, मतलब सेकंड वाली कॉइल का जो फ्लक्स है मैं यहाँ पे लिख दूं, ये किसके करंट पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वाली कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट इज आप क्या लिखोगे इसमें, सपोज ये वाली कॉइल पे N2 या NS टर्न्स है टोटल और ये वाली कॉइल पे NP टर्न्स है, सो NS मतलब टोटल फ्लक्स ऑन सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स ऑन secondary coil is proportional to I1, current on primary, current on primary, प्राइमरी कॉइल के करंट पे ये डिपेंड करेगा, मतलब मैं यहाँ पे लिखूं NS into 5BS, 5BS मतलब एक टर्न के साथ फ्लक्स है और NS मतलब टोटल टर्न है इसमें, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, इस करंट को आप IP बोल सकते हो यहाँ पे, दैट इज IP, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो NS into 5BS इज इक्वल्स टू कैपिटल M into IP आप लिखोगे, जिसमें ये जो कांस्टेंट आया है M, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ गए या डाउट है, हेलो समझ गए या डाउट है, हेलो समझ गया बेटा इसको, हेलो, हाँ समझ गया। ओके, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो फिनोमेना है, ये म्यूचुअल इंडक्शन होती है, और यही जो प्रिंसिपल है ना ये ट्रांसफार्मर में यूज होता है, आपके घरों के आसपास आपने बहुत सारे ट्रांसफार्मर देखे होंगे, घर के पास में देखा होगा, इधर उधर स्कूल में जाते हुए देखा होगा, स्कूल में लगा होगा, है ना, तो ये ट्रांसफार्मर में यही कहानी चलती है म्यूचुअल इंडक्शन की। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा और बता रहा हूँ इसके बारे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, इसकी यूनिट क्या है, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। ओके, अब पेज नंबर 3 पे अपन आते हैं, ठीक है,
देखो पेज नंबर 3 पे मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिखने वाला हूँ। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक प्राइमरी कॉइल अपन ने लिए यहाँ पे, मान लो, ठीक है, और ये इधर पे हमने सेकेंडरी कॉइल लिए। ये एक ओरिएंटेशन अपन ने लिए यहाँ पे, ये एक अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इस तरह से। सो दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, इस पे एनपी और इस पे एनएस हमने लिया, और मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आईपी और इसमें करंट आ रहा है आईएस। तो इक्वेशंस कैसी बनेंगी फ्लक्स को लेके? तो एक, अगर इसमें करंट है तो इसमें फ्लक्स आएगा, और अगर इसका करंट बदलेगा तो इसमें भी करंट बदलेगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ फ्लक्स के लिए लिखता हूँ। सो एन एस, नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू आईपी। और अगर आप इसको लिख सकते हो NS इंटू पाई बी एस इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट लगाओगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंडरी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। तो इसको आप, और यहाँ पे आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज MSP इज इक्वल टू NS पाई बी एस डिवाइडेड बाय IP। और सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो फिर इसी तरह से कि अगर इसमें करंट दोगे सेकेंडरी में अगर करंट दोगे तो उसका फ्लक्स प्राइमरी में आएगा। तो फिर आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को डायरेक्ट एमपीएस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ प्राइमरी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, तो ये टर्म बनेगा आपका एनपी इंटू फाई बी एस डिवाइडेड बाय आई एस, फाई बी टी। और इसको आप इक्वेशन 1 और इसको आप इक्वेशन 2 बोल सकते हो। मतलब इसमें भी करंट दे दो या इसमें दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एक प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी होता है, मैं क्या होता है उस पर नहीं जा रहा हूं, बस इतना लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बाय प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन सेम ही होते हैं। एम एस पी लिखो या एम पी एस लिखो, एक ही बात है। हाँ, आप फ्लक्स का कैलकुलेशन, अगर मान लो आपने सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिख रहे हो तो प्राइमरी कॉइल का करंट लिखो, और अगर प्राइमरी का फ्लक्स आप लिख रहे हो तो आपको सेकेंडरी कॉइल का करंट लिखना पड़ेगा, और ये वैल्यू एक जैसी ही होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज गिवन बाय एनी ऑफ दीज टू इक्वेशन यहाँ पे। और इसकी यूनिट क्या आएगी, आप इसको m से डिनोट कर सकते हो म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस को, और इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे देख के बताओ। दिस इज वेबर पर एम्पियर, दिस इज इक्वल टू हेनरी। ये हेनरी के इक्वल होता है, वेबर पर एम्पियर दिस इज इक्वल टू हेनरी। और हेनरी में अपन ने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा डिस्कस यहाँ पे हेनरी के बारे पे। तो ये है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ गए या डाउट है अभी भी कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गया सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 4 पे आते हैं।
देखो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन होता है, पेज नंबर 4 है या 5 है? हेलो, 4 है या 5? 4 है सर। 4। हाँ, अभी इसमें ध्यान देना, अपन ने m इक्वल्स टू, आप इसको m/2 या फिर m/1 लिख दो, और इसको लिखोगे n2 phi b2 डिवाइडेड बाय i1, या फिर n1 phi b1 अपॉन i2, आप ऐसा लिख सकते हो म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए। तो m किस पे डिपेंड नहीं करता, m does not depend on flux and current, फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करता। it depends on orientation, geometry, medium of टू कॉइल। इनके ओरिएंटेशन कैसे हैं, इनका ज्योमेट्री क्या है, इस बात पे ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो मेरे पास ये दो कॉइल हैं, ठीक है, ये एक अरेंजमेंट हो गया, दोनों को पैरेलल रख दिया अपन ने। इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्शन अलग होगा, इस अरेंजमेंट का अलग होगा, समझ गया या नहीं? ठीक है, अभी बताओ, ये समझ गया कैसे? ये इस अरेंजमेंट का अलग होगा म्यूचुअल इंडक्शन, इस अरेंजमेंट का अलग होगा, इस अरेंजमेंट का अलग होगा। ये दोनों सिमिलर कॉइल हैं, एक ही कॉइल है, बस ये अरेंजमेंट में म्यूचुअल इंडक्शन अलग होगा, इसमें अलग होगा, इस पे अलग होगा, इस पे अलग होगा, या इस तरह से आपने कर दिए तो अलग होगा। तो ओरिएंटेशन कैसा है इस बात पे डिपेंड कर रहा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उनमें मीडियम क्या आप ले रहे हो। तो इस बात पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है। इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, आप सिमिलर ले लो, लेकिन मान लो इसमें प्राइमरी में 3 टर्न है और इसमें एक ही टर्न है, तो इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्शन अलग होगा। दो कर दो तो इस अरेंजमेंट का अलग होगा म्यूचुअल इंडक्शन। समझ गया या नहीं? क्लियर हो गया अभी म्यूचुअल इंडक्शन के बारे पे बेसिक? तो ये ओरिएंटेशन पे, ज्योमेट्री पे, साइज पे, प्राइमरी और सेकेंडरी पे कितने टर्न्स हैं, इस बात पे ये डिपेंड करता है। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? समझ गया सर। हाँ, और यूनिट तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया था। अब एक एग्जांपल अपन इस पे देखते हैं। यहाँ पे मान लो ये कोई अरेंजमेंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज एनी अरेंजमेंट, और इस पे आपको बताना है कि भाई कितना, ये एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्शन सपोज कितना ले लूं मैं, म्यूचुअल इंडक्शन इज 200 हेनरी मैंने ले लिया, और इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और फर्स्ट वाली में करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाली कॉइल में, मतलब I1। क्वेश्चन में दिया हुआ है di1 अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑन फर्स्ट कॉइल इज 2 एम्पियर पर सेकंड। 2 एम्पियर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रहा है। तो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। मतलब I2 की वैल्यू कितनी होगी, इंड्यूस करंट ऑन सेकंड कॉइल। समझ गए? इसमें रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल सपोज 100 ओम मैंने ले लिया है, सेकेंडरी कॉइल में रेजिस्टेंस कितना 100 ओम है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? करंट किसमें चेंज हो रहा है, फर्स्ट वाली कॉइल में, हाँ या ना? तो फ्लक्स किसका लेना है, सेकंड वाली कॉइल का। देखो अगर इसमें करंट चेंज हो रहा है तो इसमें पहली वाली कॉइल में बेटा सेल्फ इंडक्टेंस भी है, पहली वाली कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस भी है, क्योंकि पहली वाली कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो इसका खुद का फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। लेकिन पहली वाली कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो सेकंड वाली कॉइल में भी फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो सेकंड वाली कॉइल में क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो अपन ने क्या पढ़ा हुआ ऑलरेडी, दैट इज N2 into 5B2 is equals to M into I1 आप लिखोगे। इज इट क्लियर? और इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें,
d upon dt of n2 into phi 2, so this is equals to आएगा induced EMF on second coil is equals to m into di1 upon dt। दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट किए, लेकिन पहला वाला जो टर्म है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑन सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी वाली कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। दिस इज इंड्यूस ईएमएफ ऑन सेकेंडरी कॉइल, और इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल के लिए फिर हम देखें फार्मूला, दिस इज माइनस एम इंटू डी आई वन अपॉन डी टी। तो करंट I2 इज इक्वल टू किसके बराबर लिख दोगे आप, E2 डिवाइडेड बाय R2 आप कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, सेकेंड वाली कॉइल पे इंड्यूस करंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये इसके कैलकुलेशन आपको इस तरह से करने हैं म्यूचुअल इंडक्शन के, समझ गए, या कोई डाउट है अभी इस पे? म्यूचुअल इंडक्शन के कैलकुलेशन इस तरह से करने हैं या कोई डाउट है? हेलो, समझ गए? डाउट है बेटा? डाउट है। हाँ बोलो। म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स पे डिपेंड क्यों नहीं करता सर? अरे म्यूचुअल इंडक्शन को अभी एक आध क्वेश्चन अपन करेंगे डेरिवेशन का, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी एक ओरिएंटेशन के लिए, तो वो समझ में जाएगा तेरे को, ठीक है? सर बट अलग अलग ओरिएंटेशन में फ्लक्स का वैल्यू भी सर अलग अलग आएगा ना, तो सर मतलब सर ओवरऑल पूरा म्यूचुअल इंडक्शन का अलग अलग आएगा हर एक केस में। जैसे जो कैपेसिटी पढ़े थे कैपेसिटर की, मैं वही बोल रहा हूँ कि कैपेसिटी चार्ज पे और वी पे डिपेंड नहीं करती, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ये फ्लक्स पे और करंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है? मान लो तुम यहाँ पे करंट नहीं भी दोगे ना, तो उस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा, समझ गए कि नहीं? करंट दो या ना दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार आपने अगर ये इस तरह से अरेंजमेंट बना दिए, ये जैसे अरेंजमेंट है आपका, इसमें करंट नहीं भी है तो भी इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इस अरेंजमेंट का भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है, समझ गए सुशांत? हेलो, समझ गए सुशांत? हाँ सर। हाँ सर। ओके, आपने करंट इसमें मान लो आप कुछ स्टोर करो ना करो, बट इसकी तो कैपेसिटी है ना, आप इसमें इंक स्टोर करो चाहे ना करो, क्या फर्क पड़ता है? कैपेसिटी, सेल्फ इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये करंट और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करते, ध्यान रखना। हाँ, रेजिस्टेंस हमेशा पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका रेशियो मिलेगा आपको। ऐसे कैपेसिटी, चार्ज कितना दिए उसमें और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ उसका रेशियो मिलेगा। वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस, कितना फ्लक्स है और उसमें कितना करंट दिए उससे पता चलेगा। तो ये कैलकुलेशन के तरीके बस है, यहाँ पे उस पर डिपेंड नहीं करते ये, ठीक है? समझ गए अब? तो पेज नंबर 4 आपको दिख रहा है, इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, पेज नंबर 4 का। सर करंट नहीं है फिर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उसका मतलब क्या हुआ? क्या बेटा? करंट नहीं है बट म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे करंट नहीं है ये नहीं बोला मैंने, करंट रहे या ना रहे म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। जैसे किसी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, तुम करंट दो चाहे ना दो, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी वो तो आएगी ना, समझ गए सिल्वी? देख, ये बॉटल मैंने दिखा रहा हूँ आपको, इसकी कैपेसिटी है या नहीं? कुछ तो होगी, 100 ml, 200 ml, दिस इज 100 ml, एक्चुअली 100 ml कैपेसिटी है। तो इंक तो हमने बाद में भरे इस पे, बट इसकी कैपेसिटी कितने की? 100 ml की है। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही कैपेसिटर में आप चार्ज दो या ना दो, उसकी कैपेसिटी होती है कंडक्टर की। ऐसे ही मान लो ये एक कॉइल है, इस तरह की कॉइल आपको दिख रही है, ये इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है कॉइल्स का, समझ गए? अब इसमें तुम करंट दो या ना दो, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो है, हाँ, लेकिन इसमें ईएमएफ कब बनेगी? जब इसमें करंट फ्लो होगा और वो बदलेगा, तब ईएमएफ बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा, समझ गए? जैसे कैपेसिटर है, उसमें एनर्जी कब स्टोर होगी? जब उसमें तुम चार्ज दोगे, अगर नहीं दोगे तो एनर्जी स्टोर नहीं होगी, समझ गए या नहीं? बट कैपेसिटी तो रहेगी। सिल्वी समझ गए अभी? सर तो इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे कैपेसिटेंस एक वर्ड है, जैसे रेजिस्टेंस एक वर्ड है, वैसे ही इंडक्टेंस एक वर्ड है। सर कैपेसिटेंस तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी हुई, तो इंडक्टेंस क्या होता है वैसे? इंडक्टेंस को आप बोल सकते हो इट इज द कैपेसिटी, इंडक्टेंस नहीं, इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बोल सकते हो। इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन मैग्नेटिक
मतलब मैग्नेटिज्म के फॉर्म पे होती, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म पे होती, वो अभी पढ़ेंगे अपन ना, पढ़ने वाले। ठीक है, हेलो, ठीक है हाँ सिल्वी? सर। हाँ ओके। और किसी को डाउट है कुछ इस पे, तो ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट लो। ये कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, अब निकाल सकते हो I2 की नहीं? आपके पास सारे डेटा दिए हुए, सब कुछ दिया हुआ है, आप I2 निकाल सकते हो या नहीं? हेलो, अरे सब कुछ दिया हुआ बेटा, आप I2 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस सर। हाँ, चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, देन पेज नंबर 5। देखो अभी एक एग्जांपल अपन लिखना है यहाँ पे, मतलब सॉल्व करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका निकालना है? ये एक बड़ी सर्कुलर लूप है और ये एक छोटी सर्कुलर लूप है। इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस b है। a इज मच लेस देन b, और दोनों के सेंटर कॉमन है। सो देयर आर टू concentric coplanar conducting circular loop, conducting सर्कुलर लूप आपको ये दिख रही है। ठीक है, इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। समझ गए? ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको बताना है कितना होगा। समझ गए या नहीं? हेलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना बेटा इस अरेंजमेंट का कितना होगा। इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करोगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए आप एक तो 1 मान लो, ये 1 है और ये 2 है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए m इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स से अगर अपन देखेंगे N2 phi V2 अपॉन I1 करोगे, या फिर N1 phi V1 अपॉन I2 करोगे। आपके पास दो ही रास्ते म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के। तो किसमें करंट दें और किसका फ्लक्स कैलकुलेट करें, जरा थोड़ा सोच के बताना। किसमें करंट दें और किसका फ्लक्स कैलकुलेट करें। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या सॉल्व करने के लिए, इसको निकालने के लिए हम ये यूज करें या ये यूज करें? वैसे दोनों में नंबर ऑफ टर्न तो बराबर एक ही एक है ना। इसमें भी n1 is equals to 1 and n2 is also equals to 1। क्या यूज करें, ये या ये? थोड़ा सोच के बताओ, कौन बताएगा? आंसर दोनों का ही सेम है, लेकिन आप कैलकुलेट किससे कर सकते हो? आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन आप कन्वीनियंटली ये जो फ्लक्स है वो किसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो? बड़ी वाली कॉइल में कर सकते हो फ्लक्स का कैलकुलेशन, या छोटी वाली कॉइल में? दोनों में कर सकते हैं, लेकिन छोटी वाली। थोड़ा सोच के बताना। हेलो, छोटे वाले कॉइल में। क्यों? क्यों? ठीक है, देखो अगर अपन इसमें करंट देते हैं, मान लो हमने फर्स्ट छोटी वाली कॉइल में करंट दिया, तो छोटी वाली कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़े तक तो है, लेकिन उसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगी। जैसे जैसे बाहर जाओगे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होते जाएगी। और यहाँ पे कंडीशन दे दी अपन ने ये वाली। तो अगर आप छोटी कॉइल में करंट देकर बड़ी कॉइल में फ्लक्स कैलकुलेट करते हो तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप बड़ी वाली कॉइल में करंट देते हो और इससे छोटी कॉइल का फ्लक्स निकालते हो, तो आपके लिए ये कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। क्यों? बड़ी कॉइल में करंट दिए तो बड़ी कॉइल के कारण छोटी कॉइल में यहाँ पर
मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, लगभग कांस्टेंट रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। समझ गए या नहीं? अगर आपने, मैंने जो बोला उस वर्ड को ध्यान से सुनना, आपने अगर इसमें करंट दिया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर आपने इसमें करंट दिया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी वाली लूप के लिए कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए कभी भी ऐसी जब सिचुएशन हो तो हमेशा क्या करना, हमको बड़ी कॉइल में करंट देना है और फ्लक्स किसका कैलकुलेट करना है, छोटी वाली कॉइल का फ्लक्स कैलकुलेट करना है। नाउ हम मान ले रहे हैं यहाँ पे कि आउटर कॉइल में हमने करंट दिया I2, तो बेटा I2 अगर इसमें करंट है तो यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और अगर इस तरह से करंट दिया हमने तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाली रहेगी एंड दिस इज V2, है ना? समझ गए या नहीं? तो आप अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, m इक्वल्स टू n1 5v1 अपॉन I2, n1 इज 1 और 5v1 मतलब इसमें जो फ्लक्स आएगा दिस इज इक्वल्स टू V2 इंटू A1। V2 इज मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर वाली कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। A1 क्यों, क्योंकि आप फ्लक्स छोटी वाली कॉइल का निकाल रहे हो और छोटी कॉइल में फील्ड किसके कारण आई है, बड़ी वाली कॉइल के कारण। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें ये। जबकि अगर आप इसमें करंट दे देते तो फिर यहाँ पे आप V2 इंटू डायरेक्ट V1 इंटू आप A2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि V2 वहां पे कांस्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो फील्ड है, दिस V2 इज almost constant for A1। A1 मतलब ये अंदर वाले एरिया के लिए लगभग इसकी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। और फिर इस पूरे टर्म को आप इससे डिवाइड कर देना I2 से। सो दिस इज m इक्वल्स टू, अब आपके पास में V2 A1 अपॉन I2। बेटा सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है किसी को? सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I2 अपॉन 2b। अरे ये याद है या नहीं? और छोटी कॉइल का एरिया पाई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2। I2 से I2 कैंसिल हो गया। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। देख लो अभी इसके लिए आपको जो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में जो रिजल्ट आए थे आपके, उन रिजल्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है किसी को? हेलो, ये सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है किसी को? हेलो, याद है क्या? अरे लिखा मैंने, देखिए म्यू नॉट I2 अपॉन 2b। क्या होता फार्मूला, म्यू नॉट n I अपॉन 2r था कि नहीं था? तो नंबर ऑफ टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे I2 में, इसलिए क्या आ जाएगा वहां पे, म्यू नॉट I2 अपॉन 2b बचेगा। उस स्टेप को देखना है। अरे समझ गए या नहीं, अभी भी कोई डाउट है? हेलो सुशांत, फार्मूला याद नहीं है? हाँ सर, याद आ गया अभी याद आ गया। मैं जानता हूँ एक आध दो बच्चों को होगा याद, बाकी को किसी को याद नहीं होगा वो फार्मूला। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े अपन ने। तो आज जाके क्या करो तुम लोग, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में ये मैग्नेटिक फील्ड देखो पहले। ये सब बेटा लिंक वाले चैप्टर है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये सब लिंक ही चलती है इनकी आपस में, है ना? तो ये लिंक वाले चैप्टर चल रहे हैं अभी अपने। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, पेज नंबर 5 का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? ले लिए क्या? अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखो भाई, फार्मूले में क्या आया है, कहीं पर भी ये नहीं आया है कि फ्लक्स बच रहा है या करंट बच रहा है। उनकी ज्योमेट्री, उनका शेप और साइज और नंबर ऑफ टर्न वाले पार्ट ही आ रहे हैं। ठीक है? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर।
हाँ, मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ तुम लोगों के लिए, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना इसी मेथड से कैलकुलेट करना म्यूचुअल इंडक्टेंस। 2 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ता हूँ मैं होमवर्क के लिए, और इसमें आपको पुरानी कॉन्सेप्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा वहां पे। हाँ, पेज नंबर 6, ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। हाँ, फर्स्ट आपके पास में ये एक स्क्वायर कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर लूप है, और इसकी साइड ए, इसकी साइड बी, ए इज मच लेस देन बी, कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर कंडक्टिंग स्क्वायर। इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, समझ गए ना? अभी सर्कुलर के लिए निकाले थे, आप इसके लिए निकालना। और दूसरा होमवर्क ये आएगा कि 2 सोलिनॉइड हमने लिया यहाँ पे, ये एक है सोलिनॉइड, दिस इज आइडियल सोलिनॉइड, और इस सोलिनॉइड के अंदर एक और सोलिनॉइड भर दिया हमने। तो इस अरेंजमेंट का भी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। इसके अंदर भी एक और सोलिनॉइड भर दिए, दोनों की लेंथ L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L है, बट अंदर वाला 1 है और बाहर वाले को आप क्या कंसीडर कर लो, 2 कंसीडर कर लो। तो N1 अंदर वाले में टर्न है, N2 बाहर वाले में टर्न है, R1 अंदर वाली की रेडियस है और R2 बाहर वाले की रेडियस है। तो ये इनके पैरामीटर्स हैं। इस अरेंजमेंट का भी म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको देखना है निकाल के। मेथड यही है जो आज पढ़े अपन ने, उसी के बेसिस पे। कभी भी करंट किस में देना है, जल्दी बताओ, करंट किस में देना है? बड़ी वाली बड़ी वाली लूप में। आर वाले। हाँ, फ्लक्स किसका कैलकुलेट करना आपको? छोटी वाली लूप में छोटी वाली। ठीक है, तो इसको ट्राई करना, देखते आप लोगों से बनता कि नहीं, है ना? तो आज